हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एमके मोटिवेशनल एंड स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करेंगे असेसमेंट ऑफ ग्रोथ, वृद्धि का आकलन। कुछ ऐसे पॉइंट्स है, उनको देखकर हम वृद्धि का आकलन करते हैं। जैसे बच्चे का वेट हो गया, बच्चे की हाइट होगी, बच्चे का हेड सर्कमफेरेंस हुआ, बच्चे का मिड आर्म सर्कमफेरेंस हुआ, बच्चे का चेस्ट सर्कमफेरेंस हुआ। ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट्स के आधार पर हम पता लगाते हैं कि बच्चे की ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। मैं जो भी बताऊंगा पॉइंट, वो आपको सरल भाषा में बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए। सबसे पहले हम बात करते हैं वेट के बारे में। वजन, बच्चे का वजन। नॉर्मली जब बच्चे का जन्म होता है तब बच्चे का जो वजन होता है वो होता है 2.5 से 3.9 kg, 2.5 किलो से लगाकर लगभग 4 किलो के आसपास, 4.5 किलो के आसपास उसका वेट होता है। उस टाइम बच्चे का वेट 4 किलो होता है। जब बच्चा 7 दिन तक का होता है, मैं 0 डे से लगाकर 7 दिन, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट न्यूनेटल पीरियड या अर्ली न्यूनेटल पीरियड भी बोलते हैं, जो फर्स्ट 7 डेज होते हैं उनको, उसमें बच्चे का जो वेट होगा फर्स्ट वीक बोलो चाहे फर्स्ट 7 डेज बोलो, उसमें जो बच्चे का जो वजन है वो 10% तक लॉस होता है। 10% तक बच्चे का वजन लॉस होगा। जैसे बच्चे का वजन 4 किलो है तो उसमें से 10% बच्चे का वजन लॉस हो जाएगा। और लॉस क्यों होता है? क्योंकि जो उसकी किडनी होती है बच्चे की, वो किडनी होती है इमैच्योर, मीन्स पूर्ण रूप से उसकी जो किडनी होती है वो परिपक्व नहीं होती है। उसके कारण से बच्चे में 10% की कमी होती है वजन में। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे का वजन कब बढ़ता है। जब बच्चा 7 डेज के बाद में बच्चे का वजन वापस बढ़ने लगता है। और वजन जो बढ़ने का जो इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट की जो रेट है, किस वृद्धि से वृद्धि होगी, किस तरीके से बच्चे की वृद्धि होगी, तो उसमें देखते हैं कि जब बच्चा 1 मंथ से लगाकर 3 मंथ तक का होता है, 1 मंथ से 3 मंथ तक, तब बच्चे का जो वजन है वो 25 से लगाकर 30 ग्राम पर डे के हिसाब से उसका वजन बढ़ता है। 25 से 13 kg पर डे के हिसाब से उसका वजन इंक्रीमेंट होगा। सेकंड, जब बच्चा 3 मंथ से लगाकर 1 ईयर तक का होता है तब 400 ग्राम पर मंथ के हिसाब से उसका वजन इंक्रीमेंट होगा। मतलब जो उसका वजन में वृद्धि होगी वो 400 ग्राम होगी पर मंथ के हिसाब से, जब बच्चा 3 महीने से लगाकर 1 साल तक का होगा उस हिसाब से। जैसे एक बच्चे का जो वजन है वो है 2.5 से 3.9 kg, तो जैसे ही बच्चा 6 मंथ का हुआ तो उसका वजन डबल हो जाएगा। जो बर्थ पे वजन था उसका डबल हो जाएगा। मान लो कि बर्थ पे वजन बच्चे का 3 किलो था तो डबल हो जाएगा 6 मंथ पे 6 किलो। फिर जब बच्चा 1 ईयर का हो जाएगा तब 3 गुना हो जाएगा 9 kg। 4 गुना होगा जब बच्चा 2 साल का हो जाएगा तब होगा 12 kg 4 टाइम, मीन्स 4 गुना हो जाएगा बर्थ वेट का। जब बच्चा 3 साल का हो जाएगा तब उसका वजन होगा 15 kg, जो कि बर्थ वेट का 5 गुना होगा। जब बच्चा 5 साल का हो जाएगा तब जो उसका वेट होगा वो होगा 6 टाइम, मीन्स 6 गुना हो जाएगा 18 kg। और जब बच्चा 10 साल का हो जाएगा तब उसका जो वजन होगा वो 10 गुना हो जाएगा, मीन्स 13 kg। जब बच्चे का वजन जन्म के समय 3 kg था तो 10 साल पे वो हो गया 10 गुना, मीन्स 30 किलोग्राम वजन होगा। इस हिसाब से आप पता लगा सकते हो कि बच्चे के जो वजन है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, और इसी इंक्रीमेंट के हिसाब से आप पता लगा सकते हो कि बच्चे की वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही है। नेक्स्ट बात करते हैं हम हाइट की। ये भी एक इम्पोर्टेंट है असेसमेंट ऑफ ग्रोथ में, जिसमें हम देखते हैं कि जब बच्चे की जो हाइट होती है वो जन्म के समय 45 से 15 सेंटीमीटर होती है, 50 सेंटीमीटर होती है, 45 से 50 सेंटीमीटर होती है। इसका इंक्रीमेंट, रेट ऑफ इंक्रीमेंट होता है वो होता है 1 मंथ से लगाकर जब बच्चा 6 मंथ तक का होता है तब 2.5 सेंटीमीटर पर मंथ के हिसाब से उसकी हाइट बढ़ती है। जब बच्चा 1 मंथ का हुआ तब उसकी होगी 52.5 सेंटीमीटर। जैसे बर्थ पे 50 सेंटीमीटर थी तो 1 मंथ पे हुआ 52 इसमें प्लस
50 प्लस 2.5 को जोड़ेंगे तब होगा 52.5 सेंटीमीटर। इस हिसाब से रेट ऑफ इंक्रीमेंट होता है हाइट का। नेक्स्ट, जब बच्चा 6 मंथ से लगाकर 12 मंथ तक का होता है तब उसकी जो हाइट में जो वृद्धि होती है वो होती है 1.25 सेंटीमीटर पर मंथ के हिसाब से। 6 महीने से लगाकर 12 महीने तक जब बच्चा की जो हाइट बढ़ती है वो हाइट 1.25 सेंटीमीटर पर मंथ के हिसाब से हाइट बढ़ेगी। जैसे कि एट बर्थ जो बच्चे की जो हाइट थी वो थी 45 से 50 सेंटीमीटर, तो 1 ईयर पे ये हो जाएगी 75 सेंटीमीटर। जो बर्थ में जो हाइट थी उसका 50% इंक्रीमेंट होता है। 50, जैसे बर्थ पे हाइट थी 50 सेंटीमीटर, तब 1 ईयर पे हो जाएगी इसका 50% में 50 का 50% हुआ 25, तो 50 प्लस 25 बराबर 75, तो 1 ईयर पे अपनी 75 सेंटीमीटर बच्चे की हाइट हुई। जैसे बच्चा 2 ईयर का हुआ तब 85 से 19 सेंटीमीटर उसकी हाइट हुई। 4 साल का हुआ, जब बच्चा 4 साल का हुआ तब जो बर्थ पे जो हाइट थी उसका डबल हुआ, मीन्स बर्थ पे हाइट थी 50 सेंटीमीटर, जो भी 4 ईयर पे हुआ आपके 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, जब बच्चा 13 ईयर का हुआ 13 साल का तब वो हाइट हो गई ट्रिपल, बर्थ की ट्रिपल हो गई, जो हुई 150 सेंटीमीटर 150 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके आगे, वेट हो गया, हाइट हो गई। अब हम बात करते हैं आगे हेड सर्कमफेरेंस और चेस्ट सर्कमफेरेंस की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हेड सर्कमफेरेंस की। जो बच्चे का हेड सर्कमफेरेंस होता है वो होता है बर्थ पे 33 से लगाकर 35 सेंटीमीटर। अगर बच्चे का बर्थ के टाइम जो हेड सर्कमफेरेंस है वो 33 सेंटीमीटर से कम है, लेस देन 33 सेंटीमीटर, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं माइक्रोसिफेली, मीन्स छोटा सिर। जो बच्चे का जो हेड होगा वो छोटा होगा नॉर्मल की तुलना में। सेकंड बात करते हैं, अगर बर्थ पे बच्चे का जो हेड सर्कमफेरेंस है वो 35 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, मोर देन 35 सेंटीमीटर, तो उसको हम कहेंगे मैक्रोसिफेली, जो मोस्टली हाइड्रोसिफेलस वाले बेबी में मिलता है। न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट होता है जिसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट भी कहते हैं, उस वाली कंडीशन में हाइड्रोसिफेलस में ये मैक्रोसिफेली देखने को मिलता है। जो उसका मेजरमेंट करते हैं हम हेड सर्कमफेरेंस का, वो मेजरमेंट करेंगे हम एक इंच टेप की। जो इंच टेप होती है वो नॉन स्ट्रेचेबल होनी चाहिए, मतलब जो इसको खींचने पर वो न खींचती हो, ऐसी नॉन स्ट्रेचेबल जो इंच टेप होती है उसका हम यूज करते हैं। और वो यूज करने के लिए हम उसका शुरुआत करेंगे सुप्रा ऑर्बिटल राइड, जो अपने आईज के ऊपर ये ऑर्बिटल राइड्स हैं, यहाँ से लेकर पोस्टीरियरली आपका ये होता है ऑक्सीपिटल बोन का ये पोस्टीरियर पार्ट, इसको क्रॉस करता हुआ और कान के ऊपर ये टेम्पोरल बोन वाला रीजन, यहाँ से लगाकर आगे जो ये ऑर्बिटल वाला पोर्शन है सुप्रा ऑर्बिटल, यहाँ को क्रॉस करते हुए इसका मेजरमेंट किया जाता है, जो कि नॉर्मली होता है 33 से 35 सेंटीमीटर। कब होता है? जब बच्चा बर्थ के टाइम होता है, बर्थ के टाइम उसका मेजरमेंट करेंगे तो अपन को मिलेगा 33 से 35 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं, जब बच्चा 3 मंथ का हो जाता है तब उसका हेड सर्कमफेरेंस अपन चेक करते हैं, तब अपन को मिलता है 40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर। जब बच्चा 6 मंथ का हुआ तो 43 सेंटीमीटर। जब बच्चा 1 ईयर का हुआ तब होगा 45 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं चेस्ट सर्कमफेरेंस की। जो ये चेस्ट उसका भी अपन मेजरमेंट करते हैं कि बच्चे का जो चेस्ट सर्कमफेरेंस है वो कितना है। तो मोस्टली चेस्ट सर्कमफेरेंस होता है वो होता है 3 सेंटीमीटर लेस देन हेड सर्कमफेरेंस। जो हेड सर्कमफेरेंस है, मान लो कि हेड सर्कमफेरेंस बर्थ पे 33 सेंटीमीटर है, तो जो चेस्ट सर्कमफेरेंस होगा वो 3 सेंटीमीटर कम होगा, मीन्स 13 सेंटीमीटर होगा उसका चेस्ट सर्कमफेरेंस। इसको मेजर करने के लिए जो इसकी साइट होती है
वो साइड होती है जो भी निप्पल लाइंस होती है उसको क्रॉस करते हुए इसका मेजरमेंट किया जाता है। दोनों निप्पल लाइंस को क्रॉस करते हुए मेजरिंग टैप को रखा जाता है और उसका मेजरमेंट किया जाता है। मेजरमेंट करने पर जो अपन को मेजर्ड होगी एट बर्थ जो चेस्ट सर्कमफेरेंस वो होगा 30 से 32 सेंटीमीटर, जो कि लेस देन होता है 3 सेंटीमीटर हेड सर्कमफेरेंस का। और मोस्टली हेड सर्कमफेरेंस कितना होता है 33 से 35 सेंटीमीटर। किस कंडीशन में हम ये करेंगे, जब बच्चा इसको जो मेजर करेंगे वो मेजर करेंगे इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के बिटवीन जो कंडीशन होती है उसको, मतलब इंस्पायरेशन जब बच्चा श्वास को अंदर लेता है और एक्सपायरेशन जब बच्चा श्वास को वापस बाहर छोड़ता है, उन दोनों के जो बीच वाली कंडीशन होगी उस टाइम में हम इसका मेजर करेंगे कि चेस्ट सर्कमफेरेंस कितना है। क्योंकि जब बच्चा इंस्पायरेशन करेगा तब चेस्ट फूल जाएगी और फूलने पर जो मेजरिंग है वो सही नहीं आएगी, या जब एक्सपायरेशन के दौरान बच्चा जो श्वास है वो पूर्ण रूप से बाहर निकालेगा तो उसमें जो रिब्स है या चेस्ट है वो पिचक जाएगा, उसके कारण से जो भी मेजरिंग है वो सही नहीं आएगी। इसलिए जब हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के जो बीच वाली कंडीशन होती है उस कंडीशन में हम चेस्ट सर्कमफेरेंस का मेजर करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि जब बच्चा 1 ईयर का हो जाता है तब एट द लेवल ऑफ 1 ईयर, जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तब आपका जो बच्चे का चेस्ट सर्कमफेरेंस है और हेड सर्कमफेरेंस है दोनों बराबर हो जाते हैं। हेड सर्कमफेरेंस इक्वल टू चेस्ट सर्कमफेरेंस 45 सेंटीमीटर, जो कि 45 सेंटीमीटर हमारे को मिला था 1 ईयर पे। हेड सर्कमफेरेंस भी 45 सेंटीमीटर मिला था। आपको याद रखने के लिए कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। जैसे 45 सेंटीमीटर का एक रेशियो है, उसमें आप देखते हैं कि 1 ईयर पे हेड सर्कमफेरेंस इक्वल टू चेस्ट सर्कमफेरेंस जो होता है 45 सेंटीमीटर। जो आपकी फीमर बोन होती है उसकी जो लेंथ होती है वो भी होती है 45 सेंटीमीटर। जब बच्चे को जॉन्डिस होता है उस टाइम में उसको जो फोटोथेरेपी दी जाती है उसमें जो बच्चे के जो चेस्ट वाला पोर्शन होता है वहाँ से लगाकर जो उसके ऊपर लाइट रखी जाती है उस लाइट के बीच का जो गैप होता है वो भी होता है 45 सेंटीमीटर लेंथ होती है फोटोथेरेपी की। फोटोथेरेपी। नेक्स्ट, जब आईवी ड्रिप लगाते हैं तो जो आईवी ड्रिप होती है उसकी और जो बेड का जो लेवल होता है, पेशेंट का लेवल, उनके जो बीच का जो गैप होता है वो भी होता है आपका 45 सेंटीमीटर। आईवी इन्फ्यूजन, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको मतलब याद रखने हैं। इनमें से ये क्वेश्चंस भी बनते हैं कि फीमर बोन की लेंथ कितनी है, या फोटोथेरेपी के टाइम में पेशेंट के जो बीच लाइट का जो लेंथ होता है वो कितना होता है 45 सेंटीमीटर, या ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जब से हेड सर्कमफेरेंस या कितनी एज पर बच्चे का जो हेड सर्कमफेरेंस और चेस्ट सर्कमफेरेंस इक्वल होता है। तो 1 ईयर पे बच्चे का हेड सर्कमफेरेंस और चेस्ट सर्कमफेरेंस इक्वल होता है। इस प्रकार नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे की, नेक्स्ट अपन बात करते हैं मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस। आगे हमने बात की थी हेड सर्कमफेरेंस और चेस्ट सर्कमफेरेंस, जो कि 1 साल पर दोनों बराबर थे। 45 सेंटीमीटर चेस्ट सर्कम था और 45 सेंटीमीटर भी हेड सर्कमफेरेंस था। नेक्स्ट उसके आगे बात करते हैं मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस। मिड का मतलब मध्य, अपर का मीन्स ऊपरी पार्ट, आर्म का जब ऊपरी पार्ट है उसका सर्कमफेरेंस ज्ञात करना है और वो भी मिड मध्य से। इसमें मोस्टली अपन लेफ्ट हैंड को यूज में लेते हैं और वो भी लेफ्ट हैंड में इसका जो असेसमेंट करने का तरीका है, इसका असेसमेंट करने के लिए आपको जो टिप मेजरिंग टैप होती है, मेजरिंग टैप का जो टिप पॉइंट है वो आपको एक्रोमियल प्रोसेस पर रखना है। ये आपका एक्रोमियल प्रोसेस, जो कि शोल्डर वाला पोर्शन होता है, ये वाला आपका एक्रोमियल प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ से लगाकर मेजरिंग टैप को लाना है आपके अपर पार्ट ऑफ द अल्ना। ये वाला आपका अपर पार्ट ऑफ द अल्ना, यहाँ से लगाकर ये अपर पार्ट ऑफ द मेजरिंग टैप को जो
टिप है उसको रखा आपने एक्रोमिक प्रोसेस को, और वहां से मेजरिंग टैप को लाया आपने यहाँ पे ये अपर पार्ट ऑफ दी अल्ना बोन। इन दोनों के जो सेंटर वाला पार्ट है, ये सेंटर वाला पार्ट, यहाँ से आपको मिड से लेकर आपको ये जो मेजरिंग टैप है उसका मेजर करना है। जैसे ही इसका मेजर करेंगे तो आपको जो मिड पर हम सर्कमफेरेंस मिलेगा वो मिलेगा आपको 11 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर एट बर्थ पे। वही एट 2 ईयर पे जब बच्चा हो जाएगा तो 2 ईयर पे ये मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस मिलेगा आपको 15 से 17 सेंटीमीटर। अगर बर्थ पे मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस 11 सेंटीमीटर से कम मिल रहा है आपको, आप मेजर करेंगे टैप से, अगर आपको 11 सेंटीमीटर से कम मिल रहा है मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस, तो आपको ज्ञात होता है कि बच्चा है वो माल न्यूट्रिशन है। ये तो नॉर्मल आपने मेजरिंग टैप है, इंच टैप और उसकी सहायता की है। सेकंड कुछ टेस्ट है उसके ऊपर एक्यूरेसी डिपेंड है मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस। इसमें फर्स्ट हम बात करते हैं साकिट टेस्ट। फर्स्ट है साकिट टैप टेस्ट। एक टैप आती है साकिट टैप टेस्ट जो आपको डायग्राम में मैंने नीचे बताई है। इस तरह की साकिट टैप टेस्ट आती है। इस टैप का यूज करके मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस ज्ञात करते हैं। इसमें सेंटीमीटर में ज्ञात करते हैं। इसमें भी 3 कैटेगरी बनाई है साकिट टैप टेस्ट में, रेड कैटेगरी, येलो कैटेगरी और ग्रीन कैटेगरी। अगर मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस रेड कैटेगरी में आता है बच्चा वेस्टेड है। अगर येलो कैटेगरी में आ रहा है मींस जो बच्चा है वो बॉर्डर लाइन पे है। अगर ग्रीन कैटेगरी में आ रहा है मींस बच्चा नॉर्मल है। जैसे आप ज्ञात करेंगे अगर जो मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस है वो लेस देन है 12.5 सेंटीमीटर मींस 12.5 सेंटीमीटर से कम है मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस, तो बच्चा वेस्टेड है और उसको हम रेड कैटेगरी में रखेंगे। नेक्स्ट अगर मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस 12.5 से लगाकर 13.5 सेंटीमीटर है तो मतलब उसको येलो लाइन में रखेंगे और वो आपके बॉर्डर लाइन होगी। ये आपको बॉर्डर लाइन मैंने बता दी है डायग्राम में, ये वाली बॉर्डर लाइन है 12 सेंटीमीटर, ये वाली बॉर्डर लाइन है। यहाँ पर है 12.5 से लगाकर 13.5 तक, तो मतलब बच्चा येलो कैटेगरी में रखेंगे उसको और वो बॉर्डर लाइन पर है। और अगर 13.5 सेंटीमीटर से ज्यादा है, मोर देन 15.5 सेंटीमीटर, तो बच्चे को ग्रीन कैटेगरी में रखेंगे। बच्चा प्रॉपर रूप से नरिश्ड है, नॉर्मल कंडीशन में है। ये हो गया आपका साकिट टैप टेस्ट। होता है कि MUSC के लिए कौन सा टेस्ट यूज में लिया जाता है, तो साकिट टैप टेस्ट को यूज में लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्किन फोल्ड थिकनेस टेस्ट। इसमें स्किन की थिकनेस को ज्ञात करते हैं। स्किन के जो फैट होता है फैट लेवल को लेकर इसकी थिकनेस का पता लगाते हैं। इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज में लिया जाता है उसका नाम है हर्टपेंड कैलिपर नामक इंस्ट्रूमेंट आता है, इसका आप यूज में लेके हर्टपेंड कैलिपर ये यूज में आता है स्किन फोल्ड थिकनेस के लिए। स्किन की फोल्ड है उसको थिकनेस ज्ञात करने के लिए यूज में लिया जाता है। अगर स्किन की थिकनेस 10 mm से ज्यादा है, मोर देन 10 mm, तो बच्चा का MUSC नॉर्मल है। अगर 10 mm से कम है तो बच्चा माल न्यूट्रिशन है, बच्चे में प्रॉपर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बैंगल टेस्ट की। बैंगल टेस्ट जो कि आप यूजली घर में भी यूज में कर सकते हैं। इसमें आपको जरूरत होगी एक 4 सेंटीमीटर डायमीटर की एक बैंगल की, या 4 सेंटीमीटर उसका डायमीटर होगी, ग्रीन चूड़ी वगैरह हो सकती है, उसका यूज करना है। और इसमें 2 कंडीशन होगी। अगर आपका जो 4 सेंटीमीटर वाला डायमीटर वाला जो बैंगल है वो अगर क्रॉस कर रहा है एल्बो लाइन को, इफ बैंगल क्रॉस दी एल्बो, तो इफ इसके MUSC मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस जो होगा 12.5 सेंटीमीटर से कम होगा, मींस बच्चा है तो माल न्यूट्रिशन होगा। ये आपकी एल्बो लाइन है, इसमें देखा है ये डायग्राम आपको जो बैंगल है वो एल्बो लाइन को क्रॉस करके अपर आर्म आ रहा है, इसका मींस बच्चा है वो माल न्यूट्रिशन है। सेकंड कंडीशन बैंगल नॉट क्रॉस दी एल्बो। अगर जो बैंगल है वो एल्बो लाइन को क्रॉस नहीं कर रहा है, इस डायग्राम में आपको बताया ये आपकी एल्बो लाइन, इस एल्बो लाइन को क्रॉस नहीं कर रहा है बैंगल, तो MUSC है वो आपका है 13.5 सेंटीमीटर से ज्यादा, मोर देन 13.5 सेंटीमीटर। जो बच्चा है वो प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहा है, बच्चा प्रॉपर न्यूट्रिशन है, बच्चा नॉर्मल कंडीशन में है। 2 कंडीशन
बता दी। एक में तो क्या हो रहा है, जो एल्बो लाइन को क्रॉस कर रहा है मीन्स बच्चा मालनरिश्ड है, एल्बो लाइन को क्रॉस नहीं कर रहा है, इसका मीन्स बच्चा प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहा है, बच्चा प्रॉपर नरिश्ड है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बॉडी परफोरेशन रेशियो। इसमें इट इज ए रेशियो बिटवीन अपर बॉडी सेगमेंट एंड लोअर बॉडी सेगमेंट। इसमें अपर बॉडी सेगमेंट और लोअर बॉडी सेगमेंट दोनों का रेशियो देखा जाता है और उन रेशियो के आधार पर निर्धारित किया जाता है कि बच्चा की ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। इसमें देखते हैं अपर बॉडी सेगमेंट और लोअर बॉडी सेगमेंट, जो कि अपन बिटवीन मीन्स अपर बॉडी सेगमेंट और लोअर बॉडी सेगमेंट, इन दोनों के जो मिड पॉइंट होगा वो कौन सा होगा, तो उसके बारे में आपको बताते हैं कि जो मिड पॉइंट ऑफ दी बॉडी है, अगर बच्चा न्यूबॉर्न है, न्यूबॉर्न बेबी है, जो उसका मिड पॉइंट होगा बॉडी का वो होगा 1.8 सेंटीमीटर अबव द अम्ब्लाइकस। जो आपकी ये अम्ब्लाइकस है नाभि, इससे 1.8 सेंटीमीटर अबव मतलब यहाँ पर होगा मिड पॉइंट। नेक्स्ट अगर टोटलर है तो एट द लेवल ऑफ अम्ब्लाइकस मींस जो लेवल है अम्ब्लाइकस का, अम्ब्लाइकस से अपर वाला पार्ट और अम्ब्लाइकस से नीचे वाला पार्ट दोनों बराबर होंगे। थर्ड है एडल्ट। एडल्ट की बात करें तो एट द लेवल ऑफ सिम्फाइसिस पिपी, जो आपका पिपी सिम्फाइसिस है अम्ब्लाइकस से नीचे की ओर जहाँ तक बेल्ट बांधते हो वहाँ वाला जो पोर्शन है वहाँ से लगाकर वो आपका मिड पॉइंट होगा अपर बॉडी सेगमेंट और लोअर बॉडी सेगमेंट का। ये तो पता कि आपको मिड पॉइंट अपर बॉडी सेगमेंट और लोअर बॉडी सेगमेंट का जो रेशियो होता है बॉडी परफॉर्मेंस रेशियो क्या है वो कितना होगा। अगर न्यूबॉर्न है तो 1.8 रेशियो 1 होगा, अगर टोटल है तो 1.3 रेशियो 1 होगा और एडल्ट है तो 1 रेशियो 1 का रेशियो रहेगा। इन रेशियो के आधार पर बॉडी परफोरेशन रेशियो निकाला जाता है और इसी आधार पर ज्ञात करते हैं कि बच्चे की जो ग्रोथ है उसका असेसमेंट करते हैं और बच्चे की ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, इसका